नमस्कार व्यूवर्स। तो आज हेलोवेरिन्स का पार्ट 4 जिसके अंतर्गत हेलोवेरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, भौतिक गुण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या देखना है, भौतिक अवस्था देखनी है उसकी, हेलोवेरिन्स के अलग अलग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड्स की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना है, सॉल्युबिलिटी देखनी है, डेंसिटी देखना और उसकी स्टेबिलिटी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोवेरिन्स हैं उनकी ये देखनी है। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके। तो अब देखो, पहला पार्ट देखो, फिजिकल स्टेट। हेलोवेरिन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को अगर हम इनको जनरली देखिए, फ्लोरोबेंजीन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, वैसे उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन 3 मेन हेलोवेरिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये जनरली इनको देखा जाए तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब ये रंगहीन द्रव होते हैं। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक फैक्ट आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के फेस के लिए हम बता रहे हैं, दोनों के लिए मेल्टिंग पॉइंट और साथ में बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के लिए बता रहे हैं। और वो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अणुभार के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अणुभार के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा गलनांक भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब ये 3 जो आपके पास, या 3 चारों ले लीजिए, जैसे ये हो गया C6H5F फ्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, C6H5Br, और ये हो गया C6H5I। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अगर आप यहाँ देखें तो इतना जो पोर्शन है फेनिल वाला वो कॉमन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो अणुभार होगा वो भी सेम होगा। मतलब इसके रेस्पेक्ट में 12 गुणे 6 72 हो गया, और 5 77, 77 जो है वो कॉमन है। यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77। फ़र्क किसके कारण होगा? हैलोजन के कारण। इसका 127, हम एटॉमिक वेट बता रहे हैं आयोडीन का 127, इसका 80, इसका होगा बेटा 127, इसका केवल। ब्रोमीन का होता है 80 एटॉमिक वेट, या एटॉमिक मास कह दो, ये हो गया 35.5 और ये हो गया 19। ये सब अगर पर मोल के सापेक्ष लेंगे आप तो ग्राम में हो जाएगा, पर एटम के सापेक्ष लेंगे तो AMU में हो जाएगा। तो आयोडीन का अब आप देखो 77 + 127, तो ये ज़्यादा होगा, ये उससे कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा। तो अणुभार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अणुभार बढ़ रहा है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो सीधा सीधा पैटर्न याद रखिए, इन चारों के लिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम। अणुभार बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब एक फैक्ट और देख लो। अब जो डाई हेलो कंपाउंड अगर आप देख रहे हैं, तो डाई हेलो कंपाउंड में हम एग्जांपल ये ले रहे हैं C6H4Cl2, इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक बेटा, तो बेंजीन पर हम 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं और वहाँ पर 2 क्लोरीन लगा रहे हैं। तो इस दशा के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम मेजर करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट का जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो देखेंगे। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट जब ज़्यादा होगा तो एज इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होगा। तो केवल मेल्टिंग पॉइंट इसके समावयवी के लिए हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, अब C6H4Cl2, तो 2 प्रतिस्थापी समूह लगाना है, 2 हैलोजन समूह लगाना है, तो इसके 3 समावयवी बन सकते हैं। एक तो आर्थो पोजीशन वाला हो सकता है, एक मेटा हो सकता है और एक पैरा हो सकता है। ठीक, 3 समावयवी, एक आर्थो, ध्यान रखेंगे, एक आर्थो बन सकता है, एक मेटा बन सकता है और एक पैरा बन सकता है। आर्थो मतलब 1 2, मेटा मतलब 1 3 और ये 1 4। तो ये 1 2 कहो चाहे 1 6 को, 1 2 ही बोलेंगे आप, 1 3 कही चाहे 1 5, बट 1 3 ही बोलेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर हमें चाहिए होता है। तो 1 2 1 3 और 1 4, ये डाई क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा, आर्थो, मेटा और पैरा। ये सॉलिड फॉर्म में है। अब होता क्या है इनका, इसमें जो कॉम्पैक्टनेस है, मतलब सघनता, सॉलिड स्टेट के चैप्टर में हमने आपको बताया था संकुलन दक्षता। अगर
ठोस में जो घटक कण हैं अगर वो ज़्यादा सममित हैं और उनमें कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है, तो उसकी संकुलन दक्षता ज़्यादा होगी, पैकिंग ज़्यादा होगी। और अगर संकुलन दक्षता ज़्यादा है, संकुलन दक्षता अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। इतना ठीक है। संकुलन दक्षता मतलब सघनता अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मतलब गलनांक भी उसका ज़्यादा होगा। पैरा पोजीशन जो है ये सिमेट्रिक होता है। पैरा पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वो 180 डिग्री पर दोनों सीएल लगेंगे, एक दूसरे के पैरेलल, दैट मीन्स एक दूसरे के सीध में लग जाएंगे ना वो। देखो जरा कैसे, ये देखो, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये बेंजीन, ये सीएल, अब वो 80 डिग्री है, एग्जैक्ट नीचे आएगा, ठीक। तो इसकी जो सघनता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है, अगर अगला मॉलिक्यूल भी ऐसे ही आएगा, अगला मॉलिक्यूल भी ऐसे आएगा, अगला मॉलिक्यूल, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी इसके सीध में होगा, तो बीच में जो गैप होगा वो चारों तरफ सिमेट्रिक कंडीशन में आएगा और मॉलिक्यूल्स में संकुलन या पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगा। क्लियर? जब पैकिंग अच्छा होगा तो जब पैकिंग अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है उसके बीच में लगने वाले फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इतना ठीक है। अब दो केस और देख लो, एक हम ये ले लें और एक ये। अब अगर आप इन दोनों में देखें, ये है और ये आर्थो, ठीक, ये पैटर्न है इसका। ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में सिमेट्रिसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी जो ठोस की संकुलन दक्षता होगी वो कम होगी और संकुलन दक्षता कम होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जबकि इसमें सिमेट्रिसिटी ज़्यादा है और इसीलिए सघनता ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर बेटा? अगला हिस्सा देखो, सॉल्युबिलिटी। अब एक फैक्ट बताया था हमने आपको, एलडीएल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब विलेय जैसा होता है वो उसी प्रकार के विलायक में घुलता है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है, ठीक। एक सीधा स्टेटमेंट याद रखिए कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, एरिल हैलाइड जो होते हैं वो पोलर होते हैं। एरिल हैलाइड क्या होते हैं बेटा? पोलर होते हैं। हाँ, पोलैरिटी थोड़ी कम होती है। अगर आप पोलैरिटी के रूप में देखेंगे तो एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में ये कम पोलर होते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर कर दें RX और ARX, ये एल्किल हैलाइड और ये एरिल हैलाइड, इसमें अगर आप देखें तो ये जो कार्बन होगा वो sp3 होगा और यहाँ जो कार्बन होगा वो sp2 होगा, ठीक। ये जो कार्बन sp3 होगा, एल्किल हैलाइड की बात हम कर रहे हैं, तो sp3 कार्बन में s कैरेक्टर कम होगा 25% और sp2 कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा होगा 33.33%। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कम होगी। तो अब जब कम होगा तो इसके कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, तो जो x है वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, X तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन को कमज़ोर पाएगा तो ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा दिखाई देगी और यहाँ पोलैरिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, थोड़ी कम होगी। यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा, ये जो पोलैरिटी का साइन है यहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होगी बेटा, इस तरफ पोलैरिटी यहाँ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ वीक हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेफरेंस में। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि हैलोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज़्यादा आएगा और यहाँ हैलोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेस्पेक्टिव जो डिफरेंस आएगा वो कम होगा। तो यहाँ ध्रुवता ज़्यादा और यहाँ ध्रुवता कम, ठीक। तो एक तो ये फैक्ट है, ये तो हटा दो इससे। अब हम दूसरी बात आपसे कर रहे हैं कि जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स की जो बात हम कर रहे हैं, ये पोलर होते हैं। ये स्टेट याद रखिए कि पोलर होते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। ये पोलर तो होते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते। जी ध्यान रखिएगा, हमने अभी इसके पहले बताया आपको कि
LDL लाइक डिजॉल्व्स लाइक, विलय जैसा है उसी प्रकार के विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। लेकिन चूंकि एरिल हैलाइड या हेलोएरिन्स के अणुओं की जो ध्रुवता होती है वो कम होती है, ध्रुवीय होते हैं ये बात सही है, लेकिन ध्रुवता कम होने के कारण ये पानी में नहीं घुल पाते, तो ये जल में अविलेय होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये जल में अविलेय होते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो ये याद रखिए कि एरिल हैलाइड जो होते हैं, एरिल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय होते हैं। एक स्टेटमेंट तो याद रखिए, और ये फैक्ट याद रखिए कि एल्किल हैलाइड की ध्रुवता ज़्यादा और एरिल हैलाइड की ध्रुवता कम। रीज़न क्या है वो हमने बता दिया कि ये sp3 संकरित कार्बन होगा और ये sp2 संकरित कार्बन होगा। क्लियर, ध्रुवीय होते हैं, लेकिन ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, ठीक, पानी में नहीं घुलते। इस क्यों नहीं घुलते, तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि इसकी ध्रुवता कम होती है। ध्रुवीय होते हैं बट कम ध्रुवीय होते हैं ना, तो लेकिन ये जल में अविलेय होते हैं क्योंकि इनकी ध्रुवता कम होती है। ठीक, ये फैक्ट याद रखेंगे बेटा, ध्रुवता क्या होती है, कम होती है। एक चीज़ और, एक पॉइंट और इसमें, ये जो एरिल हैलाइड है, अगर आप देखें पूरा बेंजीन के साथ रेस्पेक्टिव हैलोजन लगा हुआ है, ये बेंजीन और उसका रेस्पेक्टिव हैलोजन लगा है, तो दीज मॉलिक्यूल आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पानी के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाते, पानी के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। तो ये जब पानी के साथ अणुओं के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर जैसे अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए अल्कोहल पानी में घुल जाता है, लेकिन ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाते, पोलैरिटी कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाते, और एक चीज़, ये पानी में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ भी नहीं पाते। तो ये तीनों कारण से ये पूरी तरह से क्या होते हैं, अध्रुवीय, या कह सकते हैं अविलेय होते हैं। क्या होते हैं ये, अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। ठीक बेटा, तो तीन बातें, ये पोलर तो हैं लेकिन इनकी ध्रुवीय या पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ये जल में अविलेय होते हैं। उसी का एक रीज़न और बताया जा सकता है कि ये जो एरिल हैलाइड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं के साथ नहीं बना पाते और ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक, अब अगला हिस्सा देखो इसका, इसी का अगला हिस्सा, एक और घनत्व। घनत्व का सीधा संबंध आप अणुभार से ले लीजिए या द्रव्यमान से ले लीजिए। अणुभार, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर आपके पास इन तीनों के केस के लिए देखा जाए, एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल आयोडाइड, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका अणुभार ज़्यादा होगा, इसका अणुभार उसके रेस्पेक्ट में कम, उससे कम, उससे कम। अगर हम एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की बात कर रहे हैं तो घनत्व तो है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अणुभार या द्रव्यमान इसका ज़्यादा होगा एकांक आयतन के सापेक्ष, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा। तो डेंसिटी का पैटर्न क्या आएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसकी कम और इसकी सबसे कम, इस तरह से। ये कह सकते हैं घनत्व का बढ़ता क्रम, घनत्व का बढ़ता क्रम। ठीक, लास्ट पॉइंट इसका और देख लो, एक फिजिकल प्रॉपर्टी का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ठीक है, एरिल हैलाइड की स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है, एरिल हैलाइड की स्टेबिलिटी इस बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है। ये जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है ना, इस पे डिपेंड कर रही है। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस पे इसकी स्टेबिलिटी या इसका स्थायित्व निर्भर कर रहा है। अब अगर आपके पास ये और ये हो, सबसे ज़्यादा ये जो CX बॉन्ड है वो किसका स्टेबल होगा, ये जो C बॉन्ड X है वो इन चारों में, एरिल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा इसका कारण, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है अपने लोन पेयर के साथ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस हैलोजन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप ऐसे देख लें पैटर्न पे, इन चारों के लिए फिर से लिख रहे हैं, ये एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और ये एरिल आयोडाइड। ठीक, तो इसमें स्टेबिलिटी पैटर्न देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम और ये कम।
ठीक। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। इसका एक दूसरा रीज़न और भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड होगा वो लेंथ बड़ी होगी। जब लेंथ बड़ी होगी लेंथ जब बड़ी होगी तो C और I के बीच का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। जल्दी से टूट जाएगा मतलब इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। अगर आप रिएक्टिविटी पैटर्न पे देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। रिएक्टिविटी अगर दिखाई जाए इसकी, रिएक्टिविटी एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और ये बेटा एरिल आयोडाइड, तो रिएक्टिविटी ये आएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एरिल आयोडाइड। क्यों, क्योंकि C और I के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। तो इसी का उल्टा केस, ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। क्लियर। तो दिस इज़ अबाउट, छोटा टॉपिक था। दिस इज़ अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स। अगला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।